अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित हर एक प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 100 से भी अधिक क्वेश्चंस रहने वाली हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। तो आराम से बच्चों क्लास को करना है, लास्ट तक जो है क्लास को कीजिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक क्लास को करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही जो है फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और उसके बाद वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पारभासी वह वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, एकदम गर्दिश क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। तो जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो बच्चों देखिए, पारभासी वस्तुएं अपने अंदर से आंशिक प्रकाश को गुजरने देती हैं, इसीलिए पारभासी वस्तुएं के आर पार को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पानी हो जाएगा, मक्खन पेपर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मक्खन पेपर जो होता है ना, वो हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, दाब को कम करने पर यह समान ताप पर उबलेगा या कम ताप पर उबलेगा या अधिक ताप पर उबलेगा या उबलेगा ही नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, पूछ क्या रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर अगर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो दाब को कम करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट दिखेगा। तो बच्चों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर दाब बढ़ा रहे हो, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो इस केस में जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो यदि प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर को इंक्रीज करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्रेशर को घटाया जाता है, कम किया जाता है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि बच्चों, दाब को कम करने पर, तो दाब को कम किया जाएगा। देखिए, प्रेशर को कम किया जा रहा है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, ये भी कम हो जा रहा है। तो बच्चों क्या होगा, यह कम ताप पर उबलेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक पतला तार जो बल्ब को प्रकाश देता है डैश कहलाता है। देखिए, एक पतला तार जो है जो बल्ब को प्रकाश देता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल, टिप, स्रोत या फिर तंतु, फिलामेंट। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब पीएमएम के हैं, है ना, यानी पीएमएम में पूछे जा चुके हैं, पैरा मेडिकल मैट्रिक में, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन डी देन आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। तो एक पतला तार जो होता है जो बल्ब को प्रकाशित कर देता है, वो जो है किसका बना होता है, वो तंतु यानी फिलामेंट का बना होता है। आपको इस तरह भी याद रखना है कि जो तंतु है, फिलामेंट जो होता है ना, ये बल्ब का वह भाग है जो बल्ब को प्रकाशित करता है। और ये टंगस्टन जो है किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है वो किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो बच्चों याद रखना है, ये फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है,
भनवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित धारा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा जो है संभव नहीं है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में जो है ये दिष्ट धारा संभव नहीं है, बाकी ये भनवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा ये सभी संभव है। देखिए बात आई है ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बच्चों? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे जो है ये कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। देखिए एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो किस धातु का बना होता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो किस धातु का बना होता है? तो बच्चों वो नरम लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नरम लोहे का बना होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो नरम लोहे का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। यानी पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है, उसका कारण क्या है? जड़त्व या वेग या प्रतिक्रिया या संवेग? बिल्कुल फास्ट आंसर बताना है, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। जी बिल्कुल जवाब दीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है, तो इसका रीज़न क्या है बच्चों? तो इसका रीज़न यही है, प्रतिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पत्थर को ठोकर मारने पे व्यक्ति को चोट लगने का कारण यही है कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, नियम का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है बच्चों, प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया की वजह से ही जो है ये होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए पैराशूट जो है ना ये धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से एक पत्थर को फेंकेंगे तो वो तेजी से गिरता है। ऐसा रीज़न क्या है भाई, क्यों होता है? तो यहाँ पे बोला है पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अंतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि भाई पैराशूट, देखिए याद रखना है कि पैराशूट के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना वो ज़्यादा होता है, और उसी के कारण उस पर वायु का प्रतिरोध अधिक लगता है, और जिसके कारण जो है ये पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो वो तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? यानी उस पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कब मैक्सिमम होगी, ये पूछा है। तो उसे गिराने के तुरंत बाद, उसके आधे दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक है, तो ध्यान देना है बच्चों, मकान की छत से, है ना, मकान की छत से भूमि की ओर आ रहे पत्थर का वेग जो है भूमि से टकराने से ठीक पहले महत्तम होता है। ठीक है, कब महत्तम होगा, कब अधिकतम होगा? तो यहाँ पे भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले जो है वेग यानी वेलोसिटी जो है अधिकतम हो जाएगा। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात कही गई है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, सभी को मालूम है, ½ mv² होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका
प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकता कम हो। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब पीएमएम के क्वेश्चन है। देखिए पहले पीएमएम को पीएमडी के नाम से जाना जाता था, यानी पैरामेडिकल डेंटल। अब जो है इसको पीएमएम कर दिया गया है, यानी पैरामेडिकल मैट्रिक कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में जो सुरक्षा फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है तो उस धातु से बनी होती है जिसका, तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, शाबाश। यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्यूज तार ऐसी धातु का बना होता है ना जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए घरेलू विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसीलिए जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से होता क्या है ना कि बच्चों ये हमारे घरेलू विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ बस स्टूडेंट आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि फ्यूज तार जो है एक ऐसी धातु का बना होता है जिसका गलनांक तो काफ़ी कम होता है ना, गलनांक काफ़ी कम होता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है। देखिए बच्चों अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था कि भैया ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। देखिए तो वही चीज़ है, स्टेनलेस स्टील, मृद इस्पात, कठोर स्टील या नर्म लोहा। जल्दी से बता दीजिएगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, और यहाँ पे वो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया गया है। यानी यहाँ पे पूछा क्या गया है? ट्रांसफार्मर के कोड के बारे में ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है। तो बच्चों क्या है ये? वेरी गुड, ऑप्शन डी यानी नर्म लोहा है ना। मैंने बताया था ना ट्रांसफार्मर के कोड में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? घड़ी के, चुंबक के, बिजली के स्विच बोर्ड के या रेडियो के? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, यानी चुंबक के निकट जो है, चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए टेप रिकॉर्डर को। क्यों? क्योंकि देखिए चुंबक के पास टेप रिकॉर्डर रखने पर चुंबक जो है ना टेप रिकॉर्डर की क्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में चुंबक लगा होता है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को विराम से छोड़ा जाता है तो गति होती है। कैसी होती है? एक समान त्वरित होती है या एक समान मंदित होती है या समान होती है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विराम से छोड़ा जाता है तो गति कैसी होती है? एक समान त्वरण वाली या एक समान मंदित या समान या इनमें से कोई नहीं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। हाँ जी, तो आपको याद रखना है कि जब किसी पिंड को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करेगा, यानी एक समान त्वरण से गति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीचे दिए गए कथनों में से न्यूटन की गति के तीसरे नियम के विषय में कौन सा कथन सही है? बच्चों अभी हम लोगों ने तीसरा कथन देखा था कि भैया प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आइए पढ़ते हैं इन चारों को। तो आइए स्टूडेंट एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी है, क्रिया व प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है, क्रिया व प्रतिक्रिया के बीच कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल समकालिक हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था कि न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में भी यही चीज़ कहा जा रहा है कि क्रिया व प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है किसी पिंड पर। ठीक है, तो यही चीज़ कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, जब एक कार क्षैतिज सड़क पर एक वृत्तीय मोड़ ले रही है तब अपकेंद्री बल निम्न में से किससे प्राप्त होगा? यानी अभिकेंद्री बल, यानी अभिकेंद्रीय बल जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो यही पूछा है कि अभिकेंद्रीय बल जो है इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है घर्षण से, ऑप्शन बी है कार के भार से, ऑप्शन सी है टायरों के भार से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभिकेंद्रीय बल जो है ना, ये जो देख रहे हो आप लोग अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, तो ये अभिकेंद्रीय बल जो है घर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये घर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g हो तो द्रव्यमान m के कण पर पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल होगा। लगने वाला बल क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व के कारण जो त्वरण है वो g दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है द्रव्यमान m के कण पर पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी फोर्स के बारे में देखिए पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पूछा है कि भाई लगने वाला बल होगा यानी फोर्स कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स भी, बल भी दे रखा है, यहाँ पे गुरुत्व जैसा भी केस हो रहा है। तो यहाँ जो इक्वेशन आएगा वो आएगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इक्वेशन क्या हो जाता है, F बराबर में m गुने g के हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो g है कि क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है ना। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण है। अब ये g बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कैपिटल G इंटू में ME और अपॉन में RE का स्क्वायर, ठीक है। तो अब काफ़ी बच्चों का सवाल ये आएगा कि सर ये जी क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जी तो पता चल ही गया है ना, तो जी कितना है, इतना है। और आपको देखो निकालना क्या, फोर्स निकालना है। तो F बराबर में क्या हो जाएगा, ये मास का मास ही रहने दीजिए, और गुने में इस जी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल G इंटू में कैपिटल M और E, यानी मास ऑफ अर्थ हो जाएगा ये, और अपॉन में RE का स्क्वायर। तो देखिए, तो इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए कैपिटल G हो जाएगा और M और ये इंटू में ME हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये RE का स्क्वायर ही रहेगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है जी डैश बराबर 4g, ऑप्शन बी जी डैश बराबर 8g, ऑप्शन सी जी डैश बराबर g, ऑप्शन डी जी डैश बराबर 16g। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को? तो स्टूडेंट हमको गुरुत्वीय त्वरण यानी जी डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी बच्चे जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, तो ये होता है कैपिटल जी इंटू में M अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, और M क्या है, मास है, मास ऑफ अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। देखो इतने का ही वैल्यू रखते हैं ना, तो हम लोग को G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू रखेंगे, और फिर रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू रखते हैं, फिर सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है स्मॉल जी का मान आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे जी डैश पूछा है। अब देखिए क्या होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना उसको 2 गुना कर दिया जाता है, यानी यहाँ से M डैश जो है ये कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो त्रिज्या यानी R डैश ये क्या किया जाता है, आधी कर दी जाती है, यानी R/2 कर दिया जाता है। तब इसके बाद पूछा है आप लोग जो है गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बताइए, तो जी डैश जो है आपको बताना है। तो जी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए जी डैश बराबर में कैपिटल जी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही रहेगा जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ये क्या है, कांस्टेंट है। आप किसी भी दूसरे प्लैनेट पे जाइएगा तो ये कैपिटल जी जो है ना नहीं चेंज होता है, कैपिटल जी बिल्कुल सेम का सेम ही रहता है। अब देखिए इसके बाद मास, मास क्या होता है बच्चों, ये 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ 2m कर दीजिए, और अपॉन में अब त्रिज्या, त्रिज्या का बाद देखिए कहा गया है, तो त्रिज्या जो है कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी R/2, और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, 2
GM/r²। अब देखिए यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर है तो नीचे तो r² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप ही बताइए कितना आ जाएगा। ये 8GM/r²। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं काट कर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये G' कितना आ गया आपका, G' आ गया 8GM/r², ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो G' बराबर में 8। अब देखिए इतने की जगह हम लोग G लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि G बराबर ही ना था बच्चों। G बराबर क्या था, कैपिटल G इंटू में M/r²। इतने की जगह ही तो G जो है ना, तो इतने की जगह मैंने G रख दिया। तो अब आप ही बताइए जो नया गुरुत्वीय त्वरण आया यानी G', वो उसका मान क्या होगा पहले वाले G के, तो पहले वाले G के 8 गुना के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो नया गुरुत्वीय त्वरण आया, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है, वो पहले वाले के 8 गुना के बराबर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है, जल का जो सरफेस टेंशन होता है वो किस टेम्परेचर पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, या 75 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए यहाँ पानी का घनत्व नहीं पूछा है कि कहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। हाँ जी, डेंसिटी नहीं पूछा है, पर पृष्ठ तनाव की बात पूछी गई है। तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, तो जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है यानी 75 डिग्री सेल्सियस, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना, ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, कम होता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है जल का पृष्ठ तनाव 75 डिग्री सेल्सियस पर जो है न्यूनतम होगा। अगर आप चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। देखिए ये आपके पैरामेडिकल में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों यहाँ पे कि किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम होगी। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी लाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी अधिक होगी, ठीक है। हाँ, तो एक प्रश्न ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य है, किस रंग का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा रंग होता है बच्चों, वो लाल रंग होता है। अब यही मैं पूछूं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वो होता है बच्चों बैंगनी का, ठीक है। हाँ जी, तो ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, तापमापी के निर्माण के लिए सामान्य उपयोग में आने वाला भौतिक गुण कौन कौन सा है। तो ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन, या ताप के साथ किसी गैस के दाब में परिवर्तन, या ताप के साथ किसी तार के प्रतिरोध में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर पूछा है तापमापी के निर्माण के लिए जो है सामान्यतः उपयोग में आने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण कौन कौन से हो जाते हैं। तो वेरी गुड, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि कोई भी भौतिक गुण जो ताप के साथ रेखीय ताप से परिवर्तित होता है, उसी को जो है तापमापी थर्मामीटर बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी जो है भौतिक गुण, ये सभी जो है उपयोग में आने वाले हैं, ठीक है, तापमापी के निर्माण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की प्रवृत्ति होती है, किस प्रवृत्ति की नेत्र लेंस होती है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल व अवतल दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा, नेत्र लेंस की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेत्र द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसीलिए जो लेंस की प्रवृत्ति होती है बच्चों वो उत्तल होती है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए स्टूडेंट, बात आई है
नेत्र की, ठीक है, बात आई है नेत्र की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग होता है। यानी देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए वो कौन सा भाग है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। यानी प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों ये बनता है रेटिना पर। आपको पता है रेटिना या इसी को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि पटल, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ दृष्टि पटल, ठीक है, तो याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया वो कौन सा भाग है मानव नेत्र का जिस पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना भाग है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ाया जाता है, तो तापमान में फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने की वृद्धि होगी। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप में कितने की वृद्धि होगी यही बताना है। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट देख पा रहे हो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बात हुई है। तो यहाँ आप मुझे ये बता दीजिए बच्चों, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का क्या रिलेशन होता है। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, यानी सेल्सियस बराबर में 59 इंटू में F-32 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ से इसको एक बार C1 बोल देंगे, C1 बराबर में 59 और फिर इंटू में F1 हो जाएगा माइनस में 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार जो है फिर से C2 कर लेंगे, C2 बराबर में 59 कर लेंगे और फिर इंटू में F2 माइनस 32 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको जो है अंतर दे रखा है, C1 माइनस C2 का अंतर गिवन है। यानी देखिए बोला गया है क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का तापमान 30 डिग्री बढ़ाया जाता है, यानी 30 डिग्री का अंतर है इन दोनों के बीच का। तो अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा C2 माइनस C1 और बराबर में ये क्या हो जाएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो घटाइएगा, यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 59, ठीक है, और इंटू में F2 माइनस F1 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस इतने का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 30 डिग्री बढ़ाया जाता है, यानी 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और बराबर में ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं 5/9 है ना, तो मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये 9 ऊपर हो जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये 5 6 के 30 हो जाएगा, तो ये 6 6 के 54 आ जाएगा। तो आप ही बताइए F2 माइनस F1, यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था, कितना आया F2 माइनस F1, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने की वृद्धि हुई, कितने का अंतर है F2 माइनस F1 में, देखिए 9 6 के 54 आया है ना। तो हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका 54 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, ओके। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस किए वो फिजिक्स के थे। अब यहाँ से यानी 21 से हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कि किसके साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को तैयार किया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम धातु, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है बिना भुजा हुआ चूना, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। देखिए बच्चों, प्रश्न ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा कि ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, तो बच्चों वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये अगर रिएक्शन करता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 बना देगा और वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है धातु निष्कर्षण में
किसके मिश्रण को गालक की भांति प्रयोग किया जाता है। यानी जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो भैया किसके मिश्रण को गालक के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, या ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3। हाँ जी, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है गालन की भांति में किया जाता है। कब? धातु निष्कर्षण में। ठीक है, तो धातु निष्कर्षण में किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र निम्न में से है। कौन सा अणुसूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 या CaSO4 हाफ H2O या Ca4H2O, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र है वो क्या है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, अब बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कैसे करते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम जिसका अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O, है ना, यही होता है ना बच्चों, जिप्सम का फॉर्मूला यही होता है। तो जो जिप्सम होता है ना उसको गर्म किया जाता है कितने पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CaSO4 और इंटू में हाफ H2O। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जिप्सम की कितनी मात्रा प्रतिशत भार सीमेंट कंकड़ में मिलाने पर सीमेंट बनता है? यानी जिप्सम की कितनी मात्रा मिलाने पर सीमेंट कंकड़ में सीमेंट बनता है? तो देखिए बच्चों, ऑप्शन है 0.5 से 15%, 2 से 3%, 4 से 6% या 6 से 10%। हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो याद रखना है 2 से 3% जिप्सम सीमेंट कंकड़ में मिलाने पर सीमेंट बनता है, और ये सीमेंट को जो है कठोरता प्रदान करता है ना। जो सीमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस बना देता है ये जिप्सम। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, कोई भी पदार्थ की जांच करनी हो कि वो अम्लीय नेचर का है या क्षारीय नेचर का है, तो इस चीज़ की जांच करने के लिए किस केमिकल यानी किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर, प्रमोटर, कैटलिस्ट या न्यूट्रलाइजर? जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए यानी इंडिकेटर, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए जो है इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये बताना है। तो बच्चों आप लोग जानते हो 4 सेल होता है KLMN। ठीक है, तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। M में भी 8 होती है। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन L सेल में हो गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन M सेल में हो गए, तो N सेल में अब कितने और इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो बच्चों देखिए, तो 20 है ना, तो देखिए 2 और 8 10, 10 8 18, तो बचे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये N सेल में आ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये बराबर होता है बच्चों मास नंबर। ठीक है, याद रखना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या ये बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस
परमाणु क्रमांक। तो देखिए तो द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है, 36 दे रखा है ना, और माइनस में एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है। तो आप ही बताइए 36 में से 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 19 आई। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है, कैसा होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का। जल्दी से आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। पायस एक कोलाइड होता है किसका, द्रव में गैस का, या द्रव में द्रव का, या गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडली होता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा दूध हो जाएगा आपका, ठीक है, दूध हो जाएगा, या पाइसीकृत तेल हो जाएगा, पाइसीकृत तेल भी जो है इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पाइसीकृत तेल, या फिर क्रीम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पायस एक कोलाइड होता है ना, पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ यानी जिसको ड्राई आइस कहते हैं, ये क्या है। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव नाइट्रोजन है, या बर्फ़ के क्यूब और बुरादा है, या बर्फ़ के क्यूब और नमक है। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, सूखी बर्फ़ यानी जिसको ड्राई आइस कहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल फास्ट, ये क्या है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सूखी बर्फ़ क्या है बच्चों, ये सूखी बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है, और यह एक ठंडे एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, सूखी बर्फ़ का। तो सूखी बर्फ़ क्या है, ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है, और इसका प्रयोग हम लोग जो है ठंडे एजेंट के रूप में भी करते हैं, और ये जमे हुए खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम इत्यादि के संरक्षण के लिए भी जो है उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या सिल्वर आयोडाइड। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए फोटोग्राफी में सामान्यतः जो है एक हाइपो का यूज किया जाता है, वो हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, या सोडियम नाइट्रेट, या सिल्वर आयोडाइड। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो जो होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है सोडियम थायोसल्फाइड होता है। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बात करेंगे यहाँ से सिल्वर आयोडाइड के बारे में। तो एक प्रश्न पूछ लेता है, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा करानी हो तो किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा, तो ये किया जाता है बच्चों सिल्वर आयोडाइड का। किसका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। या कभी कभी पूछ लेता है, मतदान करते समय मतदाता के हाथ में जो स्याही का निशान होता है वो किस रसायन का होता है, बताइए। तो मतदान करते समय मतदाता के हाथ में जिस रसायन का प्रयोग करते हैं, जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं वोटिंग के बाद, वो कौन सा रसायन होता है, तो वो होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट। हाथ की उंगलियों पर जो है आपने किया होगा ना, वोट करते होंगे तो आप लोग वहाँ पर एक स्याही लगाई जाती है ना उंगली में, तो वो कौन सा केमिकल होता है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, यानी किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है ना, बता दीजिए। किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक सबसे कम है, स्वर्ण, चांदी, पारद, या तांबा। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके PMM एग्ज़ाम में। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सब PMM के हैं, यानी पैरा मेडिकल मैट्रिक। ठीक है, हाँ जी, तो थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें, है ना, अगर कंपेयर किया जाए पीएम के कंपेयर में
पीएमएम में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में से किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो वेरी गुड, किसका होता है, ये चांदी का होता है यानी सिल्वर का होता है। देखिए बात करेंगे स्वर्ण यानी गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है 1063 होता है, ठीक है, 1063 होता है। बात करेंगे चांदी का, तो चांदी का ये होता है 951 होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। और बात करेंगे भारत का, तो ये होता है -38.83, ठीक है। और बात करेंगे तांबा का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका बच्चों सबसे ज़्यादा होता है कितना, 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सब डिग्री सेल्सियस में है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम जो है किसका गलनांक है, किस धातु का है, तो वो है बच्चों चांदी का। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो है ये तांबा का हो जाएगा इन चारों के कंपेयर में, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, क्रोमियम तथा कार्बन का, क्रोमियम कार्बन तथा लोहा का, क्रोमियम तथा लोहा का, या कार्बन तथा लोहा का। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आ चुका है। स्टेनलेस स्टील, जी हाँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका है, तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना मिश्र धातु होता है क्रोमियम कार्बन और लोहा का, ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन या फिर औजार बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एंथ्रेसाइट को, बिटुमिनस को, कोक को, या लिग्नाइट को। देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा अवश्य, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कॉक या लिग्नाइट। देखिए जितने भी हैं ना, ये सब क्या है, ये सब टाइप्स ऑफ कोयला है, ठीक है। यानी कोयले को कार्बन के परसेंट के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है ना, 4 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं सब मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट। यानी भूरा कोयला जो है किसको कहा जाता है, तो वेरी गुड, लिग्नाइट। जी हाँ दोस्तों, लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मैं बताया कि 4 टाइप्स के कोयले होते हैं, यानी कोयले को कार्बन की परसेंट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40% होती है, ठीक है। और एक होता है लिग्नाइट कोयला, जिसको हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। एक होता है लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। और इसमें जो है बच्चों कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 40 से 55 बोल सकते हो, 40 से 55% होती है, ठीक है। अब एक होता है बच्चों बिटुमिनस कोयला, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एक होता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 55 से 80%, ठीक है। अब एक कोयला जो है वो होता है एंथ्रेसाइट। इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 80 से 95% तक, ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए, तो अगर मैं आपसे पूछूं किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक है, बता दीजिए। तो अभी मैंने बताया था, प्रश्न बन जाएगा कि भाई किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वेरी गुड, किस में, एंथ्रासाइट में। अभी मैंने बताया था एंथ्रासाइट कोयला में 80 से जो है 95% कार्बन होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों, 80 से 95%। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एल्काइन का सूत्र है C3H4, C3H6, C2H6 या C6H6। देखिए बच्चों, एल्काइन का सूत्र पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है बस यहीं तक, उसके बाद नीचे एकदम क्लियर आएगा, है ना। देखो नीचे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी स्टूडेंट, बस इतना जो है आप लोग मैनेज कर लीजिए, ये 34 क्वेश्चंस तक।
तो जी हाँ दोस्तों, देखिए एल्काइन का सूत्र है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों C3H4। अब देखिए एल्काइन का बच्चों बात करें सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा ना सर ये होता है CnH2n-2 होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे C3H4 जो है ये प्रोपाइन यानी एल्काइन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह धातु यानी वह मेटल जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन है, बता दीजिए। Hg होगा, Br होगा, Fe होगा या लिथियम होगा। देखिए Hg यानी पारा होगा या ब्रोमियम होगा या लोहा होगा, आयरन होगा या लिथियम होगा। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है जी। वैसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हो, वैसी धातु जो सामान्य ताप पर कमरे में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी धातु है बच्चों? Hg यानी मरकरी है। कौन सी धातु है? मरकरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वह अधातु, यहाँ पर धातु की जगह अधातु दे दे और पूछे वह अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है यानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी बताइए? तो वो हो जाएगी ब्रोमियम। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अधातु कहेगा तो ब्रोमियम हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A बराबर होती है किसके? न्यूक्लियॉन की कुल संख्या के, न्यूट्रॉन की कुल संख्या के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A जो है ये बराबर होती है। तो बच्चों वेरी गुड, ये A जो है ना, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A जो है ये बराबर होती है बच्चों न्यूक्लियॉन की कुल संख्या के। किसके? न्यूक्लियॉन की कुल संख्या के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ड्रिंक के प्रति दर्श में हाइड्रोजन की सांद्रता 3.8 गुने 10⁻³ m है, तो इसकी pH क्या होगी, है ना। तो बच्चों pH क्या होगी ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की सांद्रता दी गई है, यानी H कंसंट्रेशन H+ जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 3.8 गुने 10⁻³ m दे रखा है ये। अब इसके बाद पूछा क्या है? pH पूछा है। तो बच्चों ये तो दे दिया है आपको, pH क्या होता है? तो pH का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है -log और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लॉग हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ से H+ कितना है? ये है 3.8 गुने 10⁻³ अब देखिए इतने को जो है ना सॉल्व कीजिएगा, लॉगरिथम पढ़े होंगे आप लोग, तो इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? तो मैं बताऊंगा नहीं, इन चारों में से एक आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में 2Na2S2O3 ये जब I2 के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? Na2S4O6 प्लस में 2NaI बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कि I2 जो है ना ये कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करेगा? ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, आप चाहे की भांति, या ऑक्सीकारक व आप चाहे दोनों की भांति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि इस अभिक्रिया में यानी इस रिएक्शन में I2 से जो है I- में जो है ये परिवर्तित होता है, यानी इस अभिक्रिया में I2 से I- में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकारक की भांति ये कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप C60 है, क्यों है? क्योंकि इसकी 6 सदस्यीय 20 वलय है, 5 सदस्यीय 12 वलय है,
या ए तथा बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये कौन है, C60 है। क्यों है, क्योंकि बच्चों होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, 6 सदस्य 20 वलय होते हैं और 5 सदस्य 12 वलय होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लेना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यदि वातावरण में उपस्थित CO2 को 0.03% कम किया जाता है तब क्या होता है, CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन होना, या प्रकाश संश्लेषण होना, या CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक परिवर्तन होना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों, बताइए क्या होता है। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, CO2 हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है, 0.03% है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि CO2 वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है, जिसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 को जो है कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देना होता है, या CO2 का ग्लूकोज में भी परिवर्तन कर देना, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, और अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, कौन सी है, नेफ्रॉन, हेनले के लूप, शुक्र जनन नलिकाएं, या बोमेन संपुट। जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ये कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, हाँ जी, तो याद रखना है बच्चों, नेफ्रॉन याद रखना है, नेफ्रॉन या विक नलिकाएं, है ना, नेफ्रॉन या ये जो विक नलिकाएं हैं बच्चों, ये विक की क्रियात्मक इकाई होती है। तो नेफ्रॉन या विक नलिकाएं ये क्या होती है, विक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पैरामेडिकल 2014 की 2015 के पेपर में, ऐसे ही पूछा गया था, लूप ऑफ हेनले कहाँ स्थित होता है, शरीर के किस जगह स्थित होता है, लूप ऑफ हेनले। क्या आप लोग बता सकते हैं, लूप ऑफ हेनले जो है ये शरीर में कहाँ स्थित होता है बच्चों, जल्दी बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक दे दिया है होमवर्क में। ठीक है, तो आप लोग हमेशा की तरह, ठीक है बच्चों, हमेशा की तरह जो भी होमवर्क आपको दिया जाए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिया कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेरी नामक रोग किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। देखो बच्चों, बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, या विटामिन डी। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। आई होप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी यानी विटामिन B1, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। हाँ जी, तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की आहार में निरंतर कमी के कारण होता है, और यह विटामिन जो है अनाज, सोयाबीन, दूध, है ना, अंडे, मांस, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेंगे बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, सबको मालूम है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है बच्चों स्कर्वी रोग, ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आप लोग को पता होगा, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, और अब बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो कभी कभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हड्डियों में जो है कमजोरी आने लगती है ना, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी जो है कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, आपको याद रखना है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, हाँ जी, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, रेटिनॉल होता है बच्चों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बताइए क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद है। और इसके बाद बात करेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो ये क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, ये सब तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, ये क्रेब्स चक्र साइटोप्लाज्मा में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। क्रेब्स
क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ संपन्न होता है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यही पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि, पावर हाउस, मास्टर ग्रंथि या अधिविक्र ग्रंथि? बिल्कुल फास्ट आंसर देना है स्टूडेंट। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं बच्चों मास्टर ग्रंथि। तो याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित होती है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षा प्रदान करने वाली जो परत है वो कहाँ स्थित होती है? तो वेरी गुड, कहाँ स्थित होती है? तो ये समताप मंडल में स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत जो है पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूर ऊपर समताप मंडल में उपस्थित ओजोन क्षेत्र में है। और ये जो है क्या करती है बच्चों? सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर मनुष्यों को अनेकों रोगों से बचाती है। आपको पता है कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इससे स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा, है ना? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत कहाँ स्थित है? ये समताप मंडल में स्थित है। कभी स्टूडेंट ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जितने भी जेट विमान हैं, हवाई जहाज है ना, जेट विमान, हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब किस मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं? बताइए। तो बच्चों कई बार बता चुका हूँ, ये सब भी जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत अपनी उड़ान को भरते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पादपों के शरीर में कार्बन किस रूप में पहुंचता है? CO2 के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, जल के साथ मृदा के रूप में या उपरोक्त सभी में? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन ए, देन आप लोग सही हैं। तो पादपों के शरीर में जो कार्बन है ना, वो बच्चों CO2 के रूप में पहुंचता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये जो है प्रयुक्त होने वाला ये कच्चा माल होता है। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा अगर बढ़ेगी तो भैया प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर है वो भी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाती है। तो याद रखना है आपको क्या, कि पादपों के शरीर में कार्बन किस रूप में पहुंचता है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहुंचता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विकिरण प्रदूषण किसके द्वारा फैलती है? रेडियोधर्मी पदार्थों से, वाईफाई से, या मोबाइल टावर से, या इन सभी से? जल्दी से जवाब दीजिएगा। विकिरण प्रदूषण किसके कारण फैलती है बच्चों? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी से। किस किस से? रेडियोधर्मी पदार्थों से, वाईफाई से, मोबाइल टावरों से, या मतलब सबसे होता है। ठीक है, विकिरण प्रदूषण जो होता है वो इन सभी के कारण फैलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, रुधिर का थक्का बनने में सहायक है? कौन सहायक है जी? रुधिर का थक्का यानी रक्त का थक्का बनने में सहायक है। लाल रुधिर कणिकाएं, या श्वेत रुधिर कणिकाएं, या रुधिर प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। ठीक है, तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है ना, ये रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है और ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, यानी मैमल्स में ही पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? साम्राज्य, वर्ग, फाइलम या प्रजाति? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी का जो कुल योग होता है इसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको प्रजाति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आपने आंसर दिया है देन सही है। हाँ जी, ऑप्शन डी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का और हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पादप समूहों में से
किसमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है? किसमें? आवृत बीजी में, ट्रैकियोफाइटा में, अनावृत बीजों में या ब्रायोफाइटा में? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट। तो चलिए मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी एज ए होमवर्क दे देता हूँ। तो 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है।